हेलो, नमस्कार। एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूरोपीय आगमन का। पहली क्लास हम ले चुके हैं और पहली क्लास में हमने यूरोपीय आगमन में सबसे पहले पुर्तगालियों को देख लिया था। मतलब पुर्तगाली आगमन हम पढ़ रहे थे, पुर्तगाली और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा की यात्रा हमने करा ली। इससे पहले भी 1488 में की बात करें, 1498 में तो वास्को डी गामा की यात्रा हो गई, लेकिन 1488 की बात करें, इससे 10 साल पहले तो बार्थोलोमियो डियाज की भी यात्रा हमने करा ली, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसे कैप ऑफ स्टॉर्म बोला जाता था। लेकिन जब कैप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी, कैप ऑफ स्टॉर्म की खोज की गई, तो जो पुर्तगाल का शासक था जॉन द्वितीय, क्या नाम था? जॉन द्वितीय। तो उसे एक आशा नजर आ गई थी कि अब हम भारत तक पहुंच जाएंगे, हम यहाँ तक पहुंच गए। तो उसने उसका नाम रख दिया था कैप ऑफ गुड होप। किसका? कैप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर क्या कर दिया? कैप ऑफ गुड होप कर दिया था। किसने? पुर्तगाल के शासक, तात्कालिक शासक जॉन द्वितीय ने। जब बार्थोलोमियो डियाज भारत आ रहा था, खोज की थी उसने कैप ऑफ गुड होप की। ठीक है। उसके बाद हमने पुर्तगालियों में वास्को डी गामा अर्थात भारत की खोज नहीं की थी उन्होंने यार, भारतीय आने वाले समुद्र की खोज की थी। भारत के लिए आने वाले समुद्र के रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की खोज। भारतीय इतिहासकारों ने इतना बड़ा चढ़ाकर लिख दिया है कि भारत की खोज की। किसी से भी पूछ लो, किसी भी छात्र से, कि भारत की खोज किसने की, तुरंत बता देगा वास्को डी गामा। अरे भैया, उसने भारत की खोज नहीं की थी। भारत कोई टुकड़ा थोड़ी था कि यार उस खो गया आज समुद्र में, उसे ढूंढो। अपने आप में भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है उसको, समझ में आया? इस भारत को अपने आप में भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो भारत की खोज कब की? भारत में आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की, और उन्होंने अपने लिए की, ना कि हमारे लिए की थी। भाई सिंपल सी बात है, अपने लिए की थी, समझे? तो हमने कल, अब क्या होता है, 1498 से, मतलब उन्होंने 1497 में वहां से निकलता है पहला अरमाड़ा। 13 अरमाड़ा आए थे। कितने? 13 अरमाड़ा। पहला अरमाड़ा किसके नेतृत्व में आया था? वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया था। ठीक है। अब हम ऐसे ही करके आगे अरमाड़ा पढ़ेंगे। अब हमें दूसरा अरमाड़ा पढ़ना है। कौन सा? दूसरा अरमाड़ा पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के नेतृत्व में आया। किसके नेतृत्व में? कैब्रोल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। ठीक है, चलो लिखते हैं। कब आता है? 1500 में ये निकलता है, मतलब वहां से 1500 में रवानी। तो हेडिंग डाल लो, दूसरा अरमाड़ा। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय यूरोपीय आगमन पढ़ रहे हैं। क्या? यूरोपीय देशों का आगमन, देशों का आगमन। ठीक है। और उसमें पहला देश कौन सा था? पुर्तगाल था। ठीक है, पुर्तगाल था। पुर्तगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला देश कौन सा था? पुर्तगाल था। और पुर्तगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुर्तगाल ने अपनी पहली यात्रा 1488 में बार्थोलोमियो डियाज के नेतृत्व में भेजी, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद 1497 में वहां से वास्को डी गामा निकलता है और मई 1498 में भारत के कालीकट तट पर पहुंच जाता है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और वास्को डी गामा ने टोपी देकर टोपी पहनाई थी। किसको? वास्को डी गामा, जमोरिन को। ठीक है, टोपी पहनाने भारत आया था और वो टोपी पहना गया था। कुछ टोपी लेकर आया था अपने साथ और पहना भी गया था। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो। हमने पहला अरमाड़ा पढ़ लिया, अब हेडिंग है हमारी दूसरा अरमाड़ा या द्वितीय भारतीय अरमाड़ा। द्वितीय, सेकेंड इंडियन अरमाड़ा वो भी बोल सकते हैं, भारतीय अरमाड़ा। ठीक है, अरमाड़ा के बारे में कल मैंने बताया था ना। अरमाड़ा कैसा था? जिसमें एक बड़ा जहाज होता था, कुछ छोटे जहाज होते थे, मतलब एक तरह का बेड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय भारतीय अरमाड़ा। अब भारतीय अरमाड़ा क्यों गए? क्योंकि ये भारत के लिए रवाना हो रहे थे। कहाँ के लिए? भारत के लिए रवाना हो रहे थे। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लिखेंगे। नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले नेतृत्वकर्ता कौन था?
नेतृत्व करता पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, जिसने ब्राजील की खोज की। किसने? कैब्रोल ने ब्राजील की खोज की। ब्राजील की खोज की। ठीक है बंधु, किसने? पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल ने। किसने की थी? कैब्रोल ने ब्राजील की खोज की थी। कब निकला था? इसकी रवानगी देखी जाए तो मतलब भारत आगमन हुआ था कब? 1500 में, सन 1500 में भारत आगमन। तो लिखिए भारत आगमन 1500 ईस्वी में। कब आया था? 1500 ईस्वी में। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, मैं कैब्रोल नाम लूंगा सिर्फ और सिर्फ। देखो वो आपको याद रखना कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल द्वितीय अर्माडा भारत लेकर आया था, और भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में आया था। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। कैब्रोल ने, अगला पॉइंट है, कैब्रोल ने भारतीय शासक जैमोरिन से, जैमोरिन है उसका, है ना, जैमोरिन पैतृक उपाधि थी, जैमोरिन से व्यापार की अनुमति मांगी। व्यापार की अनुमति मांगी। व्यापार की अनुमति मांगी और जैमोरिन ने दे दी। ऐसा लिखिए, जैमोरिन ने दे दी। परंतु अरबी व्यापारी अरबी व्यापारियों के कारण अनुमति वापस ले ली। अनुमति वापस ली। वापस ली, जिस कारण कैब्रोल और अरबी व्यापारियों में झड़प हुई। जिस कारण कैब्रोल और अरबी व्यापारियों में झड़प हुई। ठीक है, कैब्रोल और अरबी व्यापारियों में झड़प हुई, जिसमें 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। जिसमें 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। ठीक है, कितने मारे गए? 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए तथा अरबी जहाजी बेड़ा डुबो दिया गया। तथा अरबी, अच्छा इसको अपन अगले उसमें लिख लेते। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। इस झड़प में 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए।
एवं अरबी जहाजी बेड़ा समुद्र में डूब गया। ठीक है बंधु, ये था दूसरा आर्माड़ा। किसके नेतृत्व में आया था? कैब्रोल के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? कैब्रोल के नेतृत्व में आया था। ठीक है, अब बोले सर दूसरा और मतलब पहला और दूसरा आ गया, अब तीसरा आर्माड़ा आएगा। ये क्या है? ये मतलब 70 वापस जाता है और वहां पता चलता है पुर्तगाल में, तो मतलब ऐसा पता चल जाता है, कुछ लोग वापस जाते हैं और पता चलता है कि मतलब हमारा जो कैब्रोल गया था आर्माड़ा लेकर, अरबियों से उनकी झड़प हो गई है जिसमें इतने लोग मारे गए। तो फिर तीसरा जहाजी बेड़ा जो आर्माड़ा आता है वो इसकी सहायता के लिए आता है। उसमें कुछ खास नहीं था, तो लिख लेते हैं अपन यही। तीसरा आर्माड़ा कैब्रोल की या दूसरे आर्माड़े की सहायता हेतु भेजा था। दूसरे आर्माड़ा की सहायता हेतु भेजा था। ठीक है, भेजा था। किसके लिए भेजा था? दूसरे आर्माड़ा की सहायता हेतु भेजा था। कौन सा? तीसरा आर्माड़ा। अब पढ़ना हमें चौथा आर्माड़ा। कब आता है? 1502 में आता है। और किसके नेतृत्व में आता है? वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुनः भारत आता है। अर्थात वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। पहली बार आया था 1498 में, उसके बाद 1502 में आता है, फिर 1521 में आता है। 1521 से 24 तक रहता है और 24 में जाकर इसकी मृत्यु भी भारत में हो जाती है। इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। ठीक है, तो मतलब वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। 1498 में, 1502 और 1521 से 24 के बीच। ठीक है, इस तरह 3 बार। और उसकी मृत्यु भी मलेरिया रोग से भारत में हो जाती है। मतलब उसे इतना प्यार था भारत से, इतना प्यार था कि उसकी मृत्यु भी भारत में हो गई। समझे? चलो ठीक है, अपन लिखेंगे चौथा आर्माड़ा। हेडिंग डाल लीजिए, चौथा आर्माड़ा। चौथा आर्माड़ा या चौथा भारतीय आर्माड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चौथा भारतीय आर्माड़ा भी कर लो, सही रहेगा। चौथा भारतीय आर्माड़ा अपन देखेंगे किसके नेतृत्व में आया? वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया। कब आया था? 1500 में आया। फरवरी 1500 में वहां से रवानगी होती है और समथिंग अक्टूबर नवंबर यह पुनः भारत पहुंच जाता। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं। और ये बड़े उसके साथ आता है अक्टूबर में 1502 में ये पहुंच जाता है। 1502 में मतलब फरवरी 1502 में रवानगी होती है। अब क्या होता है? इसका उद्देश्य था भारत आने का, क्या क्या उद्देश्य था कि एक तो जो कैब्रोल था उसका बदला लेना था। मतलब 70 जो पुर्तगाली मारे गए थे उसका बदला लेना था। इसने जो कार्य किए थे कि मतलब उसका एक ही उद्देश्य आया था कि हमें व्यापार की अनुमति लेनी है, व्यापारियों और अरबी व्यापारियों को समाप्त करना है, वहां से भगाना है और जो हिंद महासागर है उस पर आधिपत्य स्थापित करना है, अधिकार करना है। और कैब्रोल के साथ जो झड़प हुई कि हमारे पुर्तगाली भाई मारे गए, उसका बदला लेना था इसका उद्देश्य। तो इसलिए ये 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आता है। मतलब सबसे बड़ा आर्माड़ा था जिसमें 800 सैनिक थे, 15 जहाज थे। कितने? 15 जहाज थे, 800 सैनिक थे इसके साथ। और ये भारत रवानगी होती है कब? 15 फरवरी 1502 में। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में लिखिए पहला पॉइंट, नेतृत्वकर्ता
नेतृत्व करता वास्को डी गामा। अब आगे मैं गामा लिखूंगा, आपको समझना है कि कौन सा गामा है ये, ठीक है, अल्फा बीटा गामा वाला है कि वास्को डी गामा है। मैं आगे गामा ही लिखता जाऊंगा, आपको यही समझना है, ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बंधु, बहुत देख लिया आपने फ्री में, मैं अभी तक नहीं बोला हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्त यारों को शेयर कर दो, थोड़ा हमारी भी मदद कर दो। आप फ्री में देख रहे हो, मुझे अच्छी बात है, खुशी है कि आप पढ़ रहे हो, कम से कम पढ़ तो रहे हो। मम्मी के हेलीकॉप्टर जो रहते हैं ना, पढ़ते भी नहीं है, पापा की परियां तो पढ़ लेती हैं थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, नेतृत्व करता वास्को डी गामा। रवानगी, रवानगी फरवरी का 1502, फरवरी 1502। कब रवानगी होती? 1502 में। लिखिए, यह जाजी बेड़ा, यह अरमाड़ा, इस तरह से, यह अरमाड़ा सबसे बड़ा अरमाड़ा था, नहीं, शक्तिशाली अरमाड़ा था, शक्तिशाली, ऐसे लिखो, शक्तिशाली अरमाड़ा था, जिसके साथ 15 जहाज एवं 800 सैनिक थे, 800 सैनिक थे। यह अरमाड़ा शक्तिशाली अरमाड़ा था, जिसके साथ 800 सैनिक एवं 15 जहाज थे, ठीक है, 15 जहाज एवं 800 सैनिक थे। अगला पॉइंट लिखिए, तथा हथियार भी, तथा आधुनिक हथियार भी थे, तथा आधुनिक हथियार भी थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, समझ रहे हो कितने? इधर देखिए, 15 जहाज, 800 सैनिक, 800 सैनिक और तथा आधुनिक हथियार थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अक्टूबर 1502 में, अक्टूबर 1502 में, कब? अक्टूबर 1502 में भारत पहुंचता है अक्टूबर 1502 में भारत पहुंचता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में आ गया? वास्को डी गामा के नेतृत्व में आ जाता। कब निकला था? फरवरी 1502 में वहां से रवानगी हुई, जिसके साथ 15 जहाज, 800 सैनिक थे, और ये भारत कब पहुंचा था? अक्टूबर 1502 में भारत पहुंचा था। ठीक है, चलो लिखते हैं अगला पॉइंट। अब इसने भारत में आकर क्या कार्य किए, तो इसमें लिखिए, इसका लिखते हैं अपन, भारत में कार्य, इस अरमाड़ा के भारत में कार्य, तो इस तरह लिखिए, इसके भारत में कार्य, क्या क्या कार्य करने थे बंधु इसको? ठीक है, अपन यहां से लिखना शुरू करेंगे। चलो लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट है कैब्रोल का बदला लेना था। कैब्रोल का बदला लेना, कैब्रोल का बदला लेना, मक्का जाने वाले मुस्लिम जहाजों को लूटना, मक्का जाने वाले मुस्लिम जहाजों को लूटना,
मुस्लिम जहाज़ों को लूटना, ठीक है, मक्का जाने वाले मुस्लिम जहाज़ों को लूटना। अगला पॉइंट लिखिए, कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था लागू करना। कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था लागू करना। कब की थी? 1502 में, ठीक है। कार्टेज अल्मेड़ा व्यवस्था लागू करना। अब बात करें सर, इस 1502 में ही लागू हो गई, लेकिन इससे आगे जो मतलब मूल चरम पर जो पहुंचती है, मतलब लागू करके ये वापस चला जाता है और 1503 में अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर जाता है कोचीन में। पहले जाने से पहले 1503 में वापस जाता है और जाने से पहले वो कोचीन में अपनी फैक्ट्री भी लागू कर स्थापित कर जाता है। अब बात करते हैं सर, ये कार्टेज अल्मेड़ा व्यवस्था है क्या? तो मैं एक एक से आपको तीनों को समझा देता हूं। देखो, पहले तो ये देखते हैं अपन, कार्टेज, ठीक है, फिर क्या है? अल्मेड़ा, अल्मेड़ा नहीं, माफ कीजिए, अरमाड़ा। ओहो, क्या है? अरमाड़ा है, अल्मेड़ा नहीं, अरमाड़ा। ठीक है, और फिर क्या है? काफिला। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको तीनों एक साथ समझा देते हैं। तो अगली स्लाइड पे आ जाओ। तो सबसे पहले देखो, कौन क्या व्यवस्था? कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था। ये क्या थी भैया? कार्टेज जो एक तरह का अनुमति पत्र था। कार्टेज क्या था? अनुमति पत्र था। अर्थात वास्को डी गामा ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की, हिंद महासागर पर अधिकार पाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिससे क्या है, भारतीय जहाज और जितने भी अरबी जहाज थे उन्हें हिंद महासागर में से व्यापार करने की अनुमति पत्र लेना होता। अगर यह ऐसा नहीं करते तो उनके जहाज समुद्र में डुबा दिए जाते थे और जो चालक होते उनको मार दिया जाता था। वो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। बोले कि सर क्या पुर्तगाली इतने शक्तिशाली थे, क्या अन्य उनसे पंगे ही नहीं लेते थे? रीजन था भाई, पुर्तगालियों की जो नौसेना थी बहुत शक्तिशाली थी। तो उन्होंने जो लागू की थी कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था, कब लागू की? 1502 में। किसने लागू की थी? वास्को डी गामा ने। क्यों लागू की थी? हिंद महासागर में अधिकार स्थापित करना, मतलब एक प्रभुत्व स्थापित करना था। कहां पर? हिंद महासागर में। तो अपन लिखते हैं, पहला पॉइंट है इसमें कार्टेज। भाई कार्टेज क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, कार्टेज, इसके बारे में अपन लिखेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट अपन ने कार्टेज के बारे में लिखना है। इनका उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था। कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था उद्देश्य था हिंद महासागर पर स्थापित करना, मतलब अधिकार स्थापित करना था। ठीक है, तो लिखिए, पहला पॉइंट है कार्टेज में यह एक अनुमति पत्र था। लिखिए, यह एक अनुमति पत्र था जो एक वर्ष के लिए पुर्तगालियों द्वारा भारतीय जहाज एवं अरबी जहाजों को, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय जहाज
एवं अरबी जहाज़ों को, भारतीय जहाज एवं अरबी जहाज़ों को हिंद महासागर में व्यापार करने की अनुमति देता था। व्यापार करने की अनुमति देता। ये लागू कब किया? 1502 में लागू किया, और 1580 तक तो ये ऐसा था कि उसकी कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। मतलब बहुत शक्तिशाली हो गया था कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था। ठीक है, बात करें कि जब मुगल स्थापित हो गए 1526 में, मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो बाबर और हुमायूं का तो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा शासन नहीं कर पाए और अच्छे से अपना साम्राज्य विस्तार नहीं पाए। लेकिन जब अकबर ने अपना एक लंबे समय तक शासन करते हैं, तो अकबर ने भी एक बार कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था का पत्र लिया था, अनुमति ली थी। ठीक, देख रहे हो, अकबर जैसा महान शासक भी इनसे अनुमति लेता था। अब बात करते हैं सर, वो अंग्रेज थे, अन्य यूरोपीय देश थे, उनके लिए लागू नहीं थी ये व्यवस्था। उनके लिए वो विदाउट अनुमति के कर सकते, मतलब गैर ईसाई थे, उनके लिए यह लागू नहीं थी। माफ कीजिए, जो ईसाई थे उनके लिए नहीं थी, गैर ईसाइयों के लिए थी। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहां से लिखिए, अंग्रेज और मूर जनजाति। मूर जनजाति मतलब एक क्षेत्रीय जनजाति थी, क्षेत्रीय जाति लिख लेना। मूर एक क्षेत्रीय जाति के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं थी। यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं थी। ठीक है, एक बार मुगल शासक अकबर द्वारा भी यह अनुमति पत्र लिया गया था। समझे बबुआ? एक बार मुगल शासक अकबर द्वारा भी यह अनुमति पत्र लिया गया, जो कि लाल सागर से अपना व्यापार करते थे। साल में एक बार अपना जहाज बुलाते थे, कौन? मुगल शासक अकबर, और उन्होंने एक बार लिया। फिर बाद में यह अनुमति, मतलब इनके लिए अनुमति पत्र की छूट दे दी कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था में, क्योंकि जो गोवा में पुर्तगालियों का शासक था, मतलब जो इनके प्रमुख था पुर्तगालियों का, उनसे इनकी दोस्ती हो गई थी, फिर इनके लिए छूट दे दी गई थी। ठीक है, ये तो कार्टेज था। अब बात करें सर अरमाड़ा के बारे में मैंने आपको बताया था, लिखिए डैश करके लिखिए अरमाड़ा में। लिखिए अरमाड़ा, यह पुर्तगाली जहाजी जहाजी बेड़ाओं का अड्डा था, जहां से अनुमति पत्र मिलते थे, जहां से अनुमति पत्र दिए जाते थे।
ठीक है, जहां से अनुमति पत्र दिए जाते थे। अब लिखिए काफिला। सर काफिला क्या था? डैश करके लिखिए इसमें, जो भी जहाज अनुमति लेकर जाता, उसके पीछे 3-4 पुर्तगाली जहाज जाते। ठीक है ना, उसके पीछे 3-4 पुर्तगाली जहाज जाते जो सुरक्षा उपलब्ध कराते। ठीक है, ये था कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था। समझ में आया? कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था ये थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके उद्देश्य देखेंगे। कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था के उद्देश्य। पहले लिखिए उद्देश्य। ठीक है, और पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे, लिखिए हिंद महासागर में अधिकार स्थापित करना। एकाधिकार है ना, इसको हटाकर अपन दूसरा ही लिखते हैं। एकाधिकार स्थापित करना। क्या? एकाधिकार। ठीक है, हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नाम मात्र की शुल्क पर दिया जाता था 1 वर्ष के लिए, कोई न पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। हिंद महासागर में अधिकार स्थापित, इनका मानना था कि अगर हम हिंद महासागर में अधिकार स्थापित कर लेते हैं, एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, तो फिर हम सारा व्यापार हम ही करेंगे, मसालों का, वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का, मसालों का। तो फिर हमें पैसे कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे चलकर मैंने बताया ना, अल्फांसो डिसूजा ने बोला था कि ये एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस का चिन्ह लेकर आए थे। इनका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन कराना, मतलब जहां जाती वहां असभ्य बताकर उन्हें सभ्यता के नाम पर धर्म परिवर्तन करा देते। ठीक है, तो अल्फांसो डिसूजा आते हैं 1542 में। उन्होंने बोला था कि इनका एक ही उद्देश्य है पुर्तगालियों का, मतलब पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य है कि वो खुद के बारे में बोल रहा था कि एक हाथ में तलवार लेकर आते हैं, दूसरे में क्रॉस लेकर आते हैं। आगे चलकर क्रॉस को पैसे के चक्कर, पैसा दिखता है इन्हें भारत में, तो पैसे के चक्कर में क्रॉस को छोड़ देते हैं। फिर और जैसे ही कालांतर में चलते हैं तो तलवार को भी छोड़ देते हैं और दोनों हाथों से धन लूटने लगते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है जमोरिन से अनुमति प्राप्त कर 1503 में, कब? 1503 में कोचीन में 1503 में
कोचीन में, कहाँ, कोचीन में फैक्ट्री या कोठी, कोठी बोलते हैं, ठीक है, कोचीन में अपनी पहली कोठी कोष्ठक में लिख लेना फैक्ट्री स्थापित की जाती है, ठीक है, स्थापित की जाती है। ठीक है, 1503 में स्थापित की जाती है तथा 1503 में ही वह पुनः, तथा अगला पॉइंट लिख लीजिए, अपनी कोठी स्थापित कर या अपनी फैक्ट्री स्थापित कर, फैक्ट्री स्थापित कर वह पुनः लिस्बन चला जाता है या पुर्तगाल चला जाता है। अपनी फैक्ट्री स्थापित कर वह पुनः 1503 में ही, पुनः 1503 में ही पुर्तगाल अरे यार क्या यार बंदो, पुर्तगाल वापस चला जाता है। ठीक है, मतलब 1502 में आता है, अक्टूबर 1502 में भारत आता है और उसने अरमाड़ा मतलब कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था लागू की, कब, 1502 में। और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित वापस चला जाता है। कौन, वास्को डी गामा। फिर आता है 1521 से 24 के बीच और 24 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात 3 बार भारत आया था। ठीक है, इस प्रकार यहां लिखिए, पंद्रह तक भारत में पुर्तगालियों की शाखा स्थापित हो चुकी थी, शाखा स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार 1503 तक भारत में पुर्तगालियों की शाखा स्थापित हो चुकी थी। अब शाखा स्थापित हो गई, अब क्या भाई, पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने भारत में, अब शाखा तो स्थापित हो गई। अब उस समय जो पुर्तगाली शासक था, उस समय कौन था, पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम था, और उसने भारत को पुर्तगाली राज्य घोषित कर दिया था, पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था। इसको बोला गया था एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो डी इंडिया बोला गया। क्या बोला, एस्टाडो डी इंडिया। तो ठीक, लिखिए अगला, शाखा स्थापित हो गई। तो भैया अब राजा का वहां क्या भाई, सीधी सी बात है, शाखा स्थापित हो गई। तो पुर्तगाल का जो शासक था मैनुअल प्रथम, उसने भारत को पुर्तगाली राज्य घोषित कर दिया। तो लिखिए, पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने भारत को पुर्तगाली राज्य
घोषित कर दिया। भारत को पुर्तगाली राज्य घोषित कर दिया। ठीक है ना, मैनुअल प्रथम ने भारत को पुर्तगाली राज्य घोषित कर दिया और भारत का नाम एस्टाडो द इंडिया रखा गया था। और ऐसा लिखो, इसे कर दिया, इसे एस्टाडो डी इंडिया, एस्टाडो डी इंडिया बोला गया था। क्या बोला गया था? एस्टाडो डी इंडिया। ठीक है, इसे क्या बोला गया? एस्टाडो डी इंडिया। किसने घोषित किया था? मैनुअल प्रथम ने। मैनुअल प्रथम पुर्तगाल का शासक था। ठीक है, मैनुअल प्रथम उस समय पुर्तगाल का शासक, और इसे को क्या बोला गया? एस्टाडो डी इंडिया। अगला पॉइंट लिखे, पुर्तगाल ने भारत को अपना राज्य घोषित करने के बाद, अगला पॉइंट है, पुर्तगाल ने भारत को अपना राज्य घोषित करने के बाद ठीक है, पुर्तगाल ने भारत को अपना राज्य घोषित करने के बाद प्रतिनिधि के तौर पर प्रथम गवर्नर या वायसराय के रूप में, प्रतिनिधि के तौर पर प्रथम वायसराय या गवर्नर फ्रांसिस डी, क्या नाम है? अच्छा, पूरा नाम एक तरफ भी लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा को नियुक्त किया। ठीक है, अल्मेड़ा को नियुक्त किया था। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा को नियुक्त किया कब? 1505 में। ठीक है बंधु, मतलब पुर्तगाली शासक ने, पुर्तगाल ने भारत को अपना राज्य घोषित कर दिया। अब राजा तो यहाँ शासन करने नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, या तो गवर्नर अपन कहते नहीं है, सूबेदार गवर्नर, मुगल सूबेदार मुगल गवर्नर, इसी तरह उसने अपना भारत में प्रथम गवर्नर या वायसराय किसको नियुक्त किया था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा को। कब? 1505 में। अब हेडिंग डाल लो, भारत आने वाले प्रमुख वायसराय। हेडिंग है अपनी, भारत आने वाले प्रमुख वायसराय। वायसराय या गवर्नर, भारत आने वाले प्रमुख वायसराय या गवर्नर। ठीक है, भारत आने वाले प्रमुख वायसराय या गवर्नर। चलो, इस क्रम में अपन पहला पॉइंट नाम लिखेंगे और उसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा।
कौन है? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। ठीक है, चलो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा अपन पहला पॉइंट लिखेंगे। किसके बारे में? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा का। लिखिए, कब आता है? 1505 में आता है। पहली बात तो यही है कि 1505 में आया और 1509 तक रहा, तो यही आप लिख लीजिए 1505 से 1509 तक भारत में रहता है। टाइम देख लो, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होने से कुछ समझ में नहीं आता और लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। 1 घंटे की क्लास रखेंगे अपन। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें पहला पॉइंट, पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम गवर्नर या वाइसराय था। प्रथम गवर्नर या वाइसराय था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम गवर्नर या वाइसराय था। अगला पॉइंट लिखिए, इसका मानना था कि पुर्तगाल को भारत के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में अधिकार करना चाहिए। अर्थात ये कैसा मानता था? इसका ऐसा मानना था कि भारतीय तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र में अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? व्यापार में लाभ होगा। व्यापार में लाभ होगा तो मुनाफा अधिक मिलेगा, मुनाफा अधिक मिलेगा तो पैसे अधिक कमाएंगे। सीधा सा यही मानता था। तो लिखिए, इसका मानना था कि पुर्तगाल को समुद्री भारतीय तटों की स्थापना, पुर्तगाल को भारतीय तटों की अपेक्षा समुद्र में एकाधिकार स्थापित करना चाहिए। समुद्र में एकाधिकार स्थापित करना चाहिए। किसका मानना था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा का। कब आता है? 1505 में आता है। और कब तक रहता है? 1509 तक रहता है। प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा था। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा था। ठीक है, ठीक है, अधिकार करना चाहिए जिससे पुर्तगाल को व्यापारिक लाभ होगा, जिससे पुर्तगाल को व्यापारिक लाभ होगा। ठीक है, जिससे पुर्तगाल को क्या होगा? व्यापारिक लाभ होगा। चलो अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या बोलता है? ऐसा करने के लिए इसने एक नीति का अनुसरण किया था, वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या बोला जाता है नीले पानी की नीति। तो अगला पॉइंट इसी में लिखिए, इस नीति को नीले पानी की नीति कहा गया था, इसमें ही लिखना। ठीक है, इस नीति को नीले पानी की नीति, कोष्ठक में लिख लेना ब्लू वाटर पॉलिसी,
ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। इस नीति को क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया था, नीले पानी की नीति कहा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब लिखते हैं, इस नीति को लागू करने के लिए, इस नीति को लागू करने के लिए करने हेतु अल्मेड़ा द्वारा, देखो मैं अल्मेड़ा लिख रहा हूं, सिर्फ फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अल्मेड़ा लिख रहा हूं। अल्मेड़ा द्वारा निम्न किलों का निर्माण कराया, निम्न किलों का निर्माण कराया। किसने कराया था? अल्मेड़ा ने। कितने किलों का निर्माण कराया वो अपन यहां देखते हैं। चलो लिखिए, कौन कौन से किले का निर्माण कराया? किसने? अल्मेड़ा ने। तो लिखिए, अंजाडीवा किला, अंजाडीवा किला, कन्नूर किला, ठीक है, अंजाडीवा किला, कन्नूर किला और किलावा किला, अंजाडीवा किला, कन्नूर किला और किलावा किला किसने कराया था? अल्मेड़ा द्वारा, फ्रांसिस डी अल्मेड़ा द्वारा कराया था। अगला पॉइंट लिखिए, इसने भारत में अपना दूसरा कारखाना कन्नूर में खोला था। कहां? कन्नूर में खोला था। कन्नूर में 1505 में खोला। पहला कारखाना कहां खोला गया था? कोचीन में। पहला कारखाना कहां खोला गया था? कोचीन में। कब? 1503 में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। और दूसरा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा के द्वारा खोला गया। अगला पॉइंट लिखते हैं, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अगली स्लाइड पे आ जाइए। दिख रहा है ना? हाँ, देखिए, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, निम्न युद्ध लड़े। ठीक है, निम्न युद्ध लड़े गए थे। अर्थात फ्रांसिस डी अल्मेड़ा द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। कहां पर? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में उसने जो नीति लागू की थी उसका मतलब था हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना था। और इस
प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे और दोनों युद्धों के बारे में हम आज जानेंगे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से युद्ध थे। दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से लड़े थे? पहला तो लिखिए आप, लिखिए पहला युद्ध है चोल का युद्ध और दूसरा युद्ध है दीव का युद्ध। प्रथम युद्ध है चोल का युद्ध, चोल का युद्ध, और दूसरा है दीव का युद्ध, दमन और दीव। ठीक है, ये कब लड़ा? 1509 में, और ये कब लड़ा? 1508 में। ठीक है, 1508 में। तो लिखिए पहले चोल के युद्ध में लिखिए, गुजरात व मिस्र के संयुक्त बेड़ा ने, पहला पॉइंट इसमें लिखना है अपन को, गुजरात व मिस्र के संयुक्त बेड़ा ने अल्मेड़ा को, अल्मेड़ा फ्रांसिस डी अल्मेड़ा है ना, अल्मेड़ा को पराजित किया, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, इस युद्ध में, इसमें अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया, अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया, पुत्र मारा गया। इसमें अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया था। किसमें? चोला के युद्ध में। ठीक है, अब आया अपने दीव के युद्ध में। लिखिए 1509 में अल्मेड़ा और संयुक्त बेड़ा, मतलब गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ा को पराजित कर देता है। तो इसमें लिखिए, इस युद्ध में अल्मेड़ा गुजरात व मिस्र के संयुक्त बेड़ा को पराजित करता है। ठीक है, इसमें गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ा को पराजित करता है। अगला पॉइंट लिखना है यहाँ, तद उपरांत अल्मेड़ा वापस चला जाता है। तो यहाँ लिखना, यहां से लिखिए तद उपरांत, ऐसा अलग से डाल लेते हैं बॉक्स में, यहां लिख देते हैं तद उपरांत अल्मेड़ा वापस चला जाता है। ठीक है, अब अगला जो वायसराय बन के आएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो अगला जो वायसराय है, तो अब अगली हेडिंग डालना है दूसरा वायसराय, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, द नहीं, डी अल्बुकर्क।
अलबुकरकी भी मिल जाता है, अलबुकरकी, ठीक है, कहीं कहीं अलबुकरकी मिल जाता है, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अगले वायसराय का नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसे पढ़ेंगे हम कल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो आपको बता देता हूँ। यूरोपीय देशों का आगमन पढ़ रहे थे, जिसमें पुर्तगाल का पढ़ रहे थे, और पुर्तगाल में हमने देखा था पहला अरमाड़ा वास्को डी गामा का भारत आ गया था। उसके बाद द्वितीय अरमाड़ा हमने भेजा था अल कैब्रोल का। कैब्रोल का कब आता है? 1500 में आता है। 1500 में आता है और उसकी झड़प हो जाती है और वो से 70 लोग मारे जाते हैं और वो वापस जाता है, और वापस तीसरा अरमाड़ा जो आता है इसकी सहायता के लिए आता है, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। चौथा अरमाड़ा हमने पढ़ा था पुनः वास्को डी गामा के नेतृत्व में। वास्को डी गामा के नेतृत्व में चौथा अरमाड़ा पड़ा था, और उसमें उसने यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, ठीक है। और उसने एक नीति लागू की, उसका नाम था, क्या था नाम? कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था, ठीक है। और इसको मूल रूप से लागू किसने किया था? प्रथम वायसराय अल्मेड़ा द्वारा, फ्रांसिस द अल्मेड़ा द्वारा लागू कर दिया था, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर पहला वायसराय कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी अल्फांसो, मतलब द्वितीय वायसराय के बारे में, और उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बंधु, ठीक है।